Hello everyone, my name is Abhishek Gupta and I welcome you all on this JIB on the Go series. So दोस्तों JIB on the Go series के थ्रू हम लोग RBWM कंपोनेंट की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर कवर अप कर रहे हैं अलॉन्ग विद द प्रैक्टिस ऑफ MCQs भाई। तो इस JIB on the Go सीरीज के थ्रू आप लोग अपने कम्यूट टाइम और अपने लंच ब्रेक्स दोनों को यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर योर JIB प्रेपरेशन भाई। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में गाइज। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर। तो गाइज अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर JIB एग्जाम, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो आप लोगों को डॉक्यूमेंट दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ JIB एग्जाम को एक्सेस कर पाएंगे भाई। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट गाइस। अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के ऊपर भाई। तो देखिए गाइस, आज के सेशन में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट के बारे में। अब देखिए प्रॉफिट एक बहुत ही कॉमन सी टर्म है जो कि हम लोगों ने सुनी होती है, बट आज हम लोग इसके थोड़ी टेक्निकल एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे गाइस। अब देखिए प्रॉफिट क्या है। प्रॉफिट इज अ मनी दैट अ बिजनेस पुल्स इन आफ्टर अकाउंटिंग ऑल द एक्सपेंसेस। अब देखिए जो हमारा टोटल रेवेन्यू रहता है, टोटल रेवेन्यू में से जब हम लोग अपने टोटल रेवेन्यू मतलब क्या है कि टोटल हमने जो हमारी जो टोटल इनकम है उसमें से जब हम लोगों ने खर्चे निकाल दिए, टोटल रेवेन्यू या फिर इनकम इसको बोल लीजिए, रेवेन्यू या फिर इनकम में से जब हम लोगों ने अपना खर्चे निकाल लिए, एक्सपेंडिचर को निकाल लिया, तो हमारे पास जो अमाउंट बच गया उसी अमाउंट को क्या बोल दिया जाता है, प्रॉफिट बोल दिया जाता है गाइज। अब यहीं पे प्रॉफिट के रिस्पेक्ट में ही हम लोगों को दो कंसेप्ट देखने के लिए और मिलते हैं यहाँ पे, टॉप लाइन प्रॉफिटेबिलिटी एंड बॉटम लाइन प्रॉफिटेबिलिटी गाइज। अब देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा जो रेवेन्यू या फिर जो टोटल सेल्स है उसमें से जब हम लोग एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। अब जो रेवेन्यू या फिर जो टोटल सेल है विदाउट डिडक्टिंग द एक्सपेंडिचर को डिडक्ट करने से पहले वाला ये जो हमारा अमाउंट रहेगा, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं टॉप लाइन प्रॉफिटेबिलिटी वाइज। ठीक है, ग्रॉस सेल्स या फिर टोटल सेल्स वन एज द सेम थिंग भी यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट इज बॉटम लाइन प्रॉफिटेबिलिटी। अब बॉटम लाइन प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है, जब हम लोग ग्रॉस सेल या फिर जो टोटल सेल्स या फिर रेवेन्यू है उसमें से जब एक्सपेंडिचर को निकाल देंगे तो हमारे पास जो अमाउंट बचेगा उसको बेसिकली हम लोग क्या बोल रहे हैं, बॉटम लाइन प्रॉफिटेबिलिटी बोल दे रहे हैं गाइस। तो टॉप लाइन प्रॉफिटेबिलिटी एंड बॉटम लाइन प्रॉफिटेबिलिटी दोनों ये कंसेप्ट भी आप लोगों को ध्यान में रखने हैं अभी। आफ्टर दैट अब ये प्रॉफिटेबिलिटी और प्रॉफिट में क्या कुछ डिफरेंस हम लोगों को देखने के लिए मिलता है या फिर ये वन एज अ सेम थिंग। तो देखिए गाइस, हम लोग जो है इंटरचेंजेबली जरूर यूज कर लेते हैं इन दोनों ही टर्म्स को, बट देयर इज अ थिन डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अब देखिए प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी इज द मेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट रिलेटिव टू इट्स एक्सपेंस। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है ए, इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो जो इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो रेवेन्यू अर्न किया जाता है 100 रुपीज़ का, एक्सपेंडिचर किया जाता है 50 रुपीज़ का, और 50 रुपीज़ ही जो है वो ये बचा लेती है अपने। ठीक है, मतलब 50 रुपीज़ का प्रॉफिट इसके द्वारा जो है अर्न किया जा रहा है। अब दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसने भी 50 रुपये बचा लिए, इसने 30 रुपये खर्च किए, 80 रुपये इसका जो था वो रेवेन्यू था, 80 रुपये में से 30 रुपये खर्च किए और 50 रुपये बचा लिए। ए ऑर्गेनाइजेशन ने 100 रुपीज़ में से 50 रुपये खर्च किए, 50 बचाए, तो दोनों में से कौन ज़्यादा एफिशिएंट हुआ, ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन बी। क्यों? क्योंकि इन्होंने 30 रुपये खर्च करने के बाद 50 रुपये बचाए, इसने 50 रुपये खर्च करने के बाद 50 रुपये बचाए। इसका टोटल रेवेन्यू 100 रुपीज़ था, फिर भी इसने सिर्फ 50 रुपये ही बचाया और इसने 80 रुपये रेवेन्यू होने के बावजूद भी 50 रुपये बच गए इसके पास। तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन बी इज मोर एफिशिएंट हेयर। तो अब यही हम लोगों को ये जो एफिशिएंसी वाली जो मैं टर्म आप लोगों के साथ यूज कर रहा हूँ, इसी के बारे में कौन बताता है, प्रॉफिटेबिलिटी हम लोगों को बताती है। सो प्रॉफिटेबिलिटी मेजर्स द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रिलेटिव टू इट्स एक्सपेंस गाइज। अब देखिए दोनों प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच के अगर डिफरेंस को समझें तो प्रॉफिट एक एब्सोल्यूट नंबर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। मतलब आप लोग जब भी प्रॉफिट के बारे में सुनते हैं या फिर बात करते हैं तो हम लोग यही बोलते हैं ना कि 50% प्रॉफिट हो गया, 80% प्रॉफिट हो गया, 110% प्रॉफिट हो गया। तो एक हम लोगों को जो एब्सोल्यूट नंबर वहां पे प्रॉफिट के केस में देखने के लिए मिल रहा है। जबकि प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, इट इज अ बिजनेस एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन कंपैरिजन विद एन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। तो जो अभी मैंने आप लोगों को दो कंपनीज का एग्जांपल दिया, उसी को यहाँ पे जो डेफिनेशन फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है भाई। ठीक है, तो आप लोगों ने सिंपल सी बात ध्यान में रखनी कि प्रॉफिट इज ऑलवेज अ एब्सोल्यूट नंबर, जबकि प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी इज अ रिलेटिव टर्म गाइस, रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू द अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। ठीक है, या फिर अगर खुद की ही बात करनी है, एक दूसरी किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपैरिजन नहीं हो रहा है, तो अल्टरनेटिव एक्सपेंस की बात करेंगे हम लोग वहां पे गाइस। ठीक है, सो दिस इज प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई बैंकिंग के अंदर प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेबिलिटी का ये जो पार्ट रहता है, इसके अंदर हम लोगों को
क्या कुछ एसेट और लाइबिलिटीज एक बैंक के लिए देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बैंक के एसेट्स की बात करें तो व्हाट आर द पार्ट ऑफ बैंक एसेट, लोन्स एंड एडवांसेस। अब व्हाई दीज लोन्स एंड एडवांसेस आर द पार्ट ऑफ बैंक एसेट, बिकॉज जब भी लोन या एडवांसेस डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं तो एक बैंक को इंटरेस्ट की फॉर्म में इनकम अर्न होती है, सो देयर इज इनफ्लो ऑफ फंड फॉर द बैंक, दैट इज व्हाई दीज आर दी बैंक्स एसेट गाइस। नेक्स्ट इज बैंक लाइबिलिटी। बैंक लाइबिलिटी का पार्ट क्या बनती है, डिपॉजिट्स एंड बोरोइंग्स। अब डिपॉजिट्स यहाँ पे अलग अलग तरह के डिपॉजिट्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, जैसे डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट को अगर आगे फर्दर कैटेगराइज किया जाए तो डिमांड डिपॉजिट को हम लोग जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में कैटेगराइज कर देते हैं, टाइम डिपॉजिट को फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट में जो कैटेगराइज कर देते हैं। सो दीज आर डिपॉजिट्स। अब दीज आर दी लाइबिलिटीज फॉर अ बैंक। अब व्हाई दीज आर दी लाइबिलिटीज, बिकॉज बैंक के ऊपर एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन रहती है कि भाई जब भी देखिए सेविंग अकाउंट एफडी और आरडी के केस में तो बैंक को रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा कस्टमर को, तो इट मीन्स देयर इज आउटफ्लो ऑफ फंड फ्रॉम द बैंक। इसके अलावा करंट अकाउंट के केस में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि भाई जब भी जिस भी कस्टमर का करंट अकाउंट ओपन है वो अपने फंड को जब विड्रॉ करना चाहेगा करंट अकाउंट से तो बैंक को वो फंड प्रोवाइड करना पड़ेगा कस्टमर को, और साथ ही साथ में बैंक को जो है वो उस कस्टमर को फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि भाई आप लोग वॉल्यूम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। अब जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शन होंगी उतनी उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी होगी, तो इसलिए दीज आर ऑल्सो अ लाइबिलिटी फॉर अ बैंक भी। नेक्स्ट इज बोरोइंग्स। अब बोरोइंग्स को यहाँ पे लाइबिलिटी क्यों बोला जा रहा है, बिकॉज देखिए हम लोगों को पता है कि भाई बैंक्स के द्वारा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू बोरोइंग्स की जाती है, बैंक्स के द्वारा भी बोरो किया जाता है फंड, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बोरो कर लिया, अदर कमर्शियल बैंक से ही बोरो कर लिया, या फिर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग एक बैंक के द्वारा कर ली गई। तो क्योंकि जो भी फंड बोरो किया गया उसको वापस करना है तो वहां पे बैंक को भी इंटरेस्ट पे करना है जब भी उसको अमाउंट को वापस किया जाएगा बोरोड अमाउंट को, तो इसलिए दीज बोरोइंग्स आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ लाइबिलिटी फॉर अ बैंक भी। आफ्टर दैट अगर हम लोग बात करें इनकम और एक्सपेंस क्या रहते हैं एक बैंक के लिए, तो देखिए एक बैंक का जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन इट्स एसेट। जो एसेट क्या हुआ अभी मैंने आप लोगों को बताया, लोन और एडवांसेस को एसेट बोला जा रहा है। अब जो भी लोन और एडवांसेस के थ्रू बैंक को एक इंटरेस्ट अर्न होता है दैट इज द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर अ बैंक। इसके अलावा जो भी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स या फिर अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं एक बैंक के द्वारा, तो उनके थ्रू बैंक को जो भी फी बेस्ड इनकम अर्न होती है, जैसे इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूट करने पर बैंक को फी बेस्ड इनकम रिसीव होगी, ठीक है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करने पर फी बेस्ड इनकम रिसीव होगी। तो दिस फी बेस्ड इनकम एंड द इंटरेस्ट अर्नड ऑन द लोन्स एंड एडवांसेस, दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर अ बैंक गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट अगर हम लोग एक्सपेंस की बात करें कि मेजर सबसे जो बड़ा खर्चा है एक बैंक के लिए वो क्या रहता है, तो दैट इज इंटरेस्ट पेड ऑन इट्स लाइबिलिटीज। तो जो इंटरेस्ट पे करना है, चाहे वो कस्टमर्स को पे करना है, चाहे वो आरबीआई को पे करना है, चाहे वो अदर कमर्शियल बैंक्स को पे करना है इन केस ऑफ बोरोइंग्स एंड डिपॉजिट भाई, तो दैट इंटरेस्ट जो पे किया जा रहा है एक बैंक के द्वारा दैट इज द बिगेस्ट एक्सपेंस फॉर अ बैंक गाइस, ठीक है। सो आई होप नाउ दिस एसेट एंड लाइबिलिटीज फॉर अ बैंक इज ऑल्सो क्लियर टू यू। और क्या एक बैंक के लिए जो है वो इनकम और एक्सपेंडिचर रहते हैं, मेजर क्या इनकम रहती है और क्या मेजर एक्सपेंसेस रहते हैं, ये भी आप लोगों को समझ आ गया होगा भाई। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इक्वेशन के बारे में, दैट इज एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल भाई। तो अब देखिए बैंक के रिस्पेक्ट में किस तरह से ये जो फाइनेंशियल इक्वेशन है ये हम लोगों को ट्रू होती हुई देखने के लिए मिलती है। अब दोस्तों देखिए बैंक के द्वारा जो है वो फंड्स कलेक्ट किए जाते हैं। अब व्हाट आर दी सोर्स ऑफ फंड फॉर अ बैंक, दीज आर लाइबिलिटीज एंड बैंक्स कैपिटल। अब बैंक्स कैपिटल या फिर जो बैंक कैपिटल को हम लोग ओनर्स इक्विटी भी बोल देते हैं, मतलब जो बैंक के ओनर्स हैं उनका जो खुद का पैसा लगा हुआ है वो एक सोर्स ऑफ फंड है बैंक के लिए। दूसरा सोर्स ऑफ फंड क्या हो जाता है, द लाइबिलिटीज ऑन अ बैंक। लाइबिलिटीज का पार्ट अभी मैंने आप लोगों को बताया जो हाउस होल्ड्स के द्वारा डिपॉजिट्स किए जाते हैं, और दूसरा जो बैंक्स के द्वारा बोरोइंग्स की जाती हैं, दोज आर दी सोर्स ऑफ फंड्स। तो ये हम लोगों ने देखा कि यहाँ से बैंक के पास जो पैसा आ रहा है, अब ये जो फंड बैंक के पास आ रहा है इस फंड का बैंक कर क्या रहा है, इसको कैसे यूटिलाइज कर रहा है, तो कुछ पोर्शन ऑफ फंड को जो है वो एज अ लोन डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है टू द इंडस्ट्रीज और टू द इंडिविजुअल एंटिटीज, ठीक है। इसके अलावा कुछ अमाउंट ऑफ फंड को जो है वो एक बैंक जो है एज अ सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो के तौर पे जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रख दे रहा है, ठीक है, जिसको वो फ्यूचर में जो है वो यूज कर पाएगा। अब ये जो लोन की फॉर्म में अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इस अमाउंट के थ्रू, इस लोन के थ्रू बैंक को जो है इंटरेस्ट की फॉर्म में इनकम होगी। सीआरआर का यूज जो है बैंक फ्यूचर के अंदर कर पाएगा जब भी उसको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज एसएलआर इन्वेस्टमेंट। अब सम पार्ट ऑफ फंड को जो है वो बैंक के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है इन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर, गोल्ड बॉन्ड्स के अंदर, ठीक है।
इस तरह से हम लोगों को, या फिर कैश की फॉर्म में इन्वेस्टमेंट की जाती है, तो इस तरह से हम लोगों को जो है वो यहाँ जो ये इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा की जा रही होगी, इसके ऊपर भी बैंक को कुछ ना कुछ इंटरेस्ट अर्न होगा, इनकम अर्न होगी। सो इट मीन्स हम लोग अगर ध्यान से इस इमेज को देखें तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये हम लोगों को बता रहा है कि इनकम अर्न हो रही है। इट मीन्स दीज आर एसेट फॉर अ बैंक। ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने समझा था लोन्स आर दी पार्ट ऑफ एसेट। इसके अलावा लाइबिलिटीज, एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। लाइबिलिटीज क्या है? हाउस होल्ड प्लस बोरोइंग्स, तो दीज आर सोर्स ऑफ फंडिंग, प्लस कैपिटल। कैपिटल कौन सी कैपिटल? बैंक की कैपिटल, जिसको हम लोग ओनर्स इक्विटी भी बोल रहे हैं। तो अब लाइबिलिटीज और जो बैंक की खुद की कैपिटल है उसका यूज करके जो है वो एसेट जनरेट किए जा रहे हैं बैंक के द्वारा। तो अब हम लोगों को समझ आ गया कि भाई किस तरह से एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल विद रिस्पेक्ट टू द बैंकिंग सेक्टर। गाइस, आई होप दिस सिचुएशन इज क्लियर टू यू ऑल। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, अभी बहुत ही कॉमन इक्वेशन है और बहुत ही एक प्रोमिनेंट रोल आप लोगों की इस जेआईबी एग्जाम के अंदर जो आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट है उसके अंदर प्ले करती है ये पर्टिकुलर इक्वेशन। गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं 3 लेवल्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में। अब देखिए 3 लेवल्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात की जाए तो हम लोगों को सबसे पहले देखने के लिए मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट। अब गाइस देखिए ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से आप लोगों से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब एग्जांपल के तौर पे जैसे सेल्स, अगर हम लोगों को 1 लाख रुपए की सेल्स देखने के लिए मिल रही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या है कि भाई आप लोगों ने जो गुड्स सेल आउट किए उन गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग पे, मार्केटिंग पे, डिलीवरी के ऊपर कुछ ना कुछ कॉस्ट इनकर हुई होगी। तो उस कॉस्ट को निकाल देंगे तो हमारे पास जो फंड बच जाएगा उसको क्या बोल देंगे? ग्रॉस प्रॉफिट बोल देंगे हम लोग। दैट इज 1 लाख में से जब 60,000 निकाल दिया तो 40,000 हमारे पास क्या रह गया? ग्रॉस प्रॉफिट रह गया अभी। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है? जब भी आप लोग ग्रॉस प्रॉफिट में से जो सेल्स, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आप लोगों के पास जो फंड रह जाएगा उसको बोल देंगे हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लोगों ने जब सेल्स, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को निकाल दिया, मतलब जो हमारे डे टू डे ऑपरेशंस को कैरी करने के लिए जो फ्रेट के ऊपर हमारा जो है वो खर्चा हो रहा है, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उनको जब हम लोगों ने निकाल लिया, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो हमारे पास जो अमाउंट बच गया उसको क्या बोल देंगे हम लोग? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोल देंगे भाई। अब नेक्स्ट इज नेट प्रॉफिट। अब देखिए नेट प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो कि फाइनली आप लोगों के पास आता है गाइस। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से जब हम लोगों ने इंटरेस्ट और टैक्सेस जो पे करने जब उनको निकाल देंगे तो फाइनली हमारे पास नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। अब जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 20,000, इंटरेस्ट और टैक्सेस की पेमेंट सपोज कि 10,000 करनी थी, तो नेट प्रॉफिट कितना निकल के आ गया? 10,000 रुपए जो है वो नेट प्रॉफिट निकल के आ गया। सो दीज आर 3 लेवल्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भाई। नेक्स्ट इज, अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रॉफिट मार्जिन के बारे में। अब देखिए दोस्तों, प्रॉफिट मार्जिन आप लोग कैसे निकालते हैं? जो भी रिस्पेक्टिव लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आप लोगों को प्रॉफिट मार्जिन निकालना है, उस रिस्पेक्टिव लेवल ऑफ प्रॉफिट को टोटल सेल से डिवाइड कर देंगे आप लोग। जैसे अगर मैं बात करूं कि भाई आप लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकालना है, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आप लोगों को अगर निकालना है तो आप लोग कैसे निकालेंगे? आप लोग ग्रॉस प्रॉफिट को जो है वो डिवाइड कर देंगे विद द टोटल सेल्स। गाइस, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? जैसे यहीं पे अगर मैं बात करूं तो 40,000 विल बी डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स कितनी है? 1 लाख रुपीस भी। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या किया? 40,000 को 1 लाख से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहां से आप लोगों के पास 40% जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ गया। इसी तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकलेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो यहां से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकल गया। सिमिलरली हम लोग जो है वो नेट प्रॉफिट मार्जिन को भी कैलकुलेट कर लेंगे गाइस। ठीक है, आफ्टर दैट अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है इट इज अ सबसेट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज सबसेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट गाइस। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। यहां से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों से एग्जाम में फ्रेम किया जा सकता है भी। आफ्टर दैट नाउ देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस. So the question is, a bank's liability consists of funds it owes to various entities. These are the sources of funds that the bank then deploys into income generating assets. Some liabilities arises from a core banking activities while others are from money market operations. So which of the following would typically be classified as borrowing on the bank's balance sheet as opposed to the core deposit? Core deposit से अलग इन ऑप्शंस में से क्या हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है जिसको हम लोग जो है बोरोइंग्स में क्लासिफाई करेंगे? सो फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम रिटेल हाउस होल्ड्स, सेविंग अकाउंट बैलेंसेज फ्रॉम इंडिविजुअल कस्टमर्स, अ 90-day सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड टू अ कॉर्पोरेट एंटिटी इन मनी मार्केट, current account deposit from business firm. So what should be the right answer here? The right answer will be option number C, because देखिए यहाँ पे borrowings की बात की जा रही है। अब ये जो फिक्स डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट है, these are basically the
ये हमारे जो बोरोइंग्स का पार्ट नहीं बनते हैं, दीज आर दी पार्ट ऑफ डिपॉजिट, जो हमारे कोर डिपॉजिट्स का पार्ट बनते हैं। तो इसलिए ये तीनों तो गलत हो गए। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है? जब बैंक के द्वारा जो एक लार्ज अमाउंट को बोरो करने के लिए जो है वो कुछ सर्टिफिकेट्स को मार्केट में दिया जाता है और उनके बदले में जो है वो पैसा ले लिया जाता है, उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। का बहुत ही शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम के लिए फंड रेज करने की टेक्निक होती है भाई सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन सी विल बी द राइट वन हियर। नेक्स्ट इज XYZ लिमिटेड हैज रिपोर्टेड द फॉलोइंग फाइनेंशियल्स फॉर द ईयर। सेल्स दी गई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया गया है, सेल्स एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिए गए हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया गया है और टैक्स एक्सपेंसेस दिए गए हैं। अब यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है? व्हाट इज द कंपनीज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पूछा जा रहा है। सो योर ऑप्शंस आर 15%, 20%, 25% एंड 30%। अब देखिएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर निकालना है तो इसके लिए पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप लोगों को निकालना पड़ेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट में से आप लोग जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे सेल्स ऑफ जनरल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को, बट ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं गिवन है यहाँ पे। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट इज हमारा जो टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सो आप लोगों के पास जो यहाँ पे टोटल सेल्स की वैल्यू दी गई है 12 लाख रुपीस, ठीक है, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दैट इज 7,20,000 भी। तो आप लोग जो इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 12 लाख में से 7,20,000 को आप लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आप लोगों के पास ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। फिर उस ग्रॉस प्रॉफिट में से सेल्स एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की ये जो वैल्यू है दैट इज 2,40,000, दिस इज गिवन टू यू ऑल गाइस। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वैल्यू को आप लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आप लोगों के पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। अब जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट को टोटल सेल्स के साथ में डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फाइनली हमारे पास जो है वो क्या निकल के आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ जाएगा। सो जब आप लोग जो इन पर्टिकुलर वैल्यूज को सॉल्व आउट करेंगे तो आप लोगों के पास ऑप्शन बी यहां पे बनेगा राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट विल बी अ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भाई। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू द कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेबिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? प्रॉफिट इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ बिजनेस ऑपरेशनल एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी इज एन एब्सोल्यूट नंबर रिप्रेजेंटिंग द सरप्लस रिमेनिंग आफ्टर अकाउंटिंग ऑल द एक्सपेंसेस, प्रॉफिटेबिलिटी मेजर्स द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन कंपैरिजन विद एन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस प्रॉफिट इज द मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी व्हाइल नेट प्रॉफिट इज अ मेजर ऑफ प्रॉफिट भाई। तो आप लोगों को प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दी गई हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है यहाँ पे। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी कि भी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो मेजर करती है टू प्रोड्यूस अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन कंपैरिजन विद एन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। अभी ये डायरेक्टली ये स्टेटमेंट एज इट इज जो थी वो जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया वहीं से ये स्टेटमेंट डायरेक्टली जो है वो उठा ली गई है। तो इस तरह से भी देखने के लिए मिलेगा आप लोगों के कि कई बार आप लोगों की जो स्टेटमेंट है वो एज इट इज एग्जाम के अंदर क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ ली जाती है गाइज। सो इसलिए ऑप्शन सी विल बी द राइट वन हियर। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन गाइज। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर JIB एग्जाम तो आप लोग एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को कोर्सेज नाम का ये टैब देखने के लिए मिल जाएगा। जहां जाते ही आप लोगों को JIB कोर्सेज के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग कोर्सेज देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं JIB कंप्लीट मास्टर कोर्स के बारे में, जिसके अंदर चारों कंपोनेंट्स के कंसेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट, सॉल्व्ड PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो गाइस इस JIB कंप्लीट मास्टर कोर्स के थ्रू आप लोगों की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू योर JIB एग्जामिनेशन। अब इसके अलावा अगर आप लोग चाह रहे हैं कि भी आप लोगों को कंप्लीट मास्टर कोर्स में एनरोल नहीं करना है, आप लोगों को एक इंडिविजुअल मास्टर कोर्स चाहिए जिसके थ्रू आप लोग इंडिविजुअल कंपोनेंट को कंप्रिहेंसिवली प्रिपेयर कर पाएं, तो आप लोग स्क्रॉल डाउन कर लेंगे। यहाँ पे आप लोगों को IND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के लिए जो है वो इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, आप लोगों को शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है, तो आप लोग लाइव क्रैश कोर्स में खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट, सॉल्व्ड PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सो दैट आप लोग जो है एक 120 आवर की ड्यूरेशन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर ऑल दी कंपोनेंट ऑफ JIB एग्जाम को जो है वो गो थ्रू कर पाएं और उनके ऊपर कमांड एस्टेब्लिश कर पाएंगे। ठीक है, अब अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों की प्रिपरेशन हो चुकी है, सिर्फ आप लोगों को इवैल्यूएशन करनी है, तो आप लोग खुद को एनरोल कर सकते हैं इन द टेस्ट सीरीज गाइस, जहां पे आप लोगों को सॉल्व्ड PYQs प्रोवाइड किए जा रहे हैं अलॉन्ग विद द फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, सो दैट आप लोगों के जो चैप्टर्स हैं इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के वो भी चंक्स में प्रिपेयर हो जाएं और एग्जाम लाइक पैटर्न के अंदर आप लोगों की प्रिपरेशन को जो है वो एसेस कर पाएं आप लोग भी। तो यू कैन ऑल्सो रेफर दीज पर्टिकुलर कोर्सेज गाइस अगर आप लोग किसी भी तरह की जो है वो गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर JIB एग्जामिनेशन। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल जरूर करिए hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।